परीक्षा में पहले प्रश्न देखते हैं कि यह आएगा कैसे। सीधा सीधा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए। यदि शब्द में पूछा तो इतना लिख दिया, है ना, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरे तरह का जब प्रश्न आता है तो सीधे सूत्र लिख देता है वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस। इसे स्थापित करिए। इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। लेकिन इस प्रश्न को दोबारा समझो। कभी कभी भी ना लिख करके उसकी जगह क्या लिख देता है ई। यदि ई एस लिखा हो, ई पी लिखा हो, तब भी यही काम करना है, एक स्टेप भर गायब कर देना है। तो कई तरह से प्रश्न आ जाता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर शब्द ही नहीं आता, सिर्फ ऐसा लिख के आ जाता है कि उस युक्ति का वर्णन करिए जो वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। अब आपको जो है ना, आपको जो है ये समझ जाना है कि ये ट्रांसफार्मर की बात होती है। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से इसको काम करते हैं, इसको देखते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर मेरे पास दो चित्र बने हैं, देखिए तो। एक में क्या लिखा है, अपचाई ट्रांसफार्मर। एक में क्या लिखा है, उच्चाई। ये स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें पी का मतलब प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और एस का मतलब हो गया सेकेंडरी कुंडली, द्वितीयक कॉइल। तो कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कुंडली होती हैं। उस दिन मैं दिखाया था संडे को, बहुत सारे लोग नहीं थे, फिर भी देख लो। ये जो सामने दिख रहा है, ये लोहे का क्रोड होता है, नर्म लोहे का बना हुआ। नर्म लोहे का मतलब ये नहीं कि वो नर्म हो, नर्म का मतलब ये है कि जल्दी से चुंबक बन जाए और जल्दी से अपना चुंबकत्व छोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्म लोहा। छूने से नर्म न हो, समझना है कि छूने से नर्म हो। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, तांबे की तार की कॉइल है, ये कुंडली है ना। इसी तरह की ये देखो, ये तार है, एक तार और होगी इसमें, तो इसी के अंदर दो कुंडली होती है। पहले हम उसको लपेट दिए, उसके ऊपर दूसरी कुंडली लपेट दिए। जैसे मान के चलो कि गिट्टी का धागा है, यदि सफेद धागा है, उसके ऊपर हम काला धागा भी लपेट दें, तो उसमें कितने धागे हो गए, दो। तो धागे की कुंडली है वो। घेरा माने क्या हो गया, कुंडली। यहां पर किसकी कुंडली है, तांबे की तार की। ठीक है, तो पहले दिमाग में ये बैठाना है, इसमें एक होता है पटलित क्रोड। ये जो मैं लोहे का ये वाला भाग दिखा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, पटलित क्रोड। दूसरा भाग होता है इसमें कुंडली। और कुंडली कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली। और मैं बताया था कि जैसे मेरे पास ये चार्जर है, ये चार्जर में के अंदर यदि तोड़ेंगे तो दो कुंडली होगी। जहां ये लगाते हो वोल्टेज, या प्लग में लगाते हैं ना, 220 वोल्ट देते हैं, तो ये किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कुंडली से। और यहाँ से मैं 6 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी प्राप्त कर रहा हूँ, वो किससे जुड़ा होता है, द्वितीयक कुंडली से। तो दो कुंडली होती हैं। ठीक, अब इस कुंडली में आपको ये समझना है कि यदि मुझे अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना हो तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देता हूँ, कम। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर यदि हर फेरा 1 वोल्ट का है, हर फेरा कितना, 1 वोल्ट का है, तो प्राथमिक कुंडली में कितने, 220 हैं, तो कितने फेरे होंगे, 220। अब मुझे 6 वोल्ट चाहिए, तो कितने फेरे यहाँ पर रखूंगा, 6। 1 2 3, ये कितना वोल्ट बनाएगा, ये कितना टर्न कितने हैं इसमें, फेरे कितने दिख रहे हैं, 3। तो मुझे कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट। दे कितना रहे हो, 220। ठीक, फिलहाल यदि मैं इसकी गिनती कर लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लेता हूं कि हर फेरा यदि 10 वोल्ट का है, हर फेरा कितने का है, 10 वोल्ट का, तो यहां हम कितने दे रहे हैं, 70 वोल्ट। यहां पर मुझे कितना मिल रहा है, 1 2 3, इधर मुझे कितना मिलेगा, 30 वोल्ट। ऐसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहां देख लो, 1 2 3 4, मानिए 40 वोल्ट हम दे रहे हैं। अब हमको मिल कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6, मिला कितना, 60 वोल्ट। यदि मुझे और चाहिए तो और फेरे बढ़ा दूंगा। गिन के नहीं बनाना था, मैं ट्रांसफार्मर बनाते समय ध्यान रखना हो कि कैसे बढ़ाना होता है, कैसे घटाना होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को घटाया कि बढ़ाया, घटाया। कैसे जान गए कि घटाया, हाँ, किसकी फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में आप फेरों की संख्या देखो, यदि उसमें कम है माने वोल्टेज को वो क्या करेगा, घटाए। ठीक है, इसमें द्वितीयक कुंडली में देखो, इसमें फेरों की संख्या कैसी दिख रही है, अधिक, मानिए वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा।
तो अब दिमाग में ये बैठाओ कि ट्रांसफार्मर की मुझे यदि पहचान करना है तो प्राथमिक कुंडली नहीं देखना है, मुझे कौन सी कुंडली देखना है? द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम माने वो वोल्टेज को घटाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। और जिसमें यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा तो वो क्या कहलाएगा? उच्चाई। तो दोनों में किसका देखना है? द्वितीयक कुंडली में। दिमाग में बैठ गया। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तो कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा? अपचाई, स्टेप डाउन, वोल्टेज घटाएगा। और यदि ज्यादा हो गई तो उच्चाई, वोल्टेज को बढ़ाएगा। इतना सिंपल सा इसका ये है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसका हम लिख देते हैं क्या? सिद्धांत व कार्यविधि। अब इसमें कैसे लिखना है ध्यान से देखो। सबसे पहली लाइन है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती हैं। जैसे हमारे बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है ये अन्योन्य प्रेरण का हो रहा है, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ये कौन सी घटना हो गई? अन्योन्य प्रेरण। इसमें भी कितनी कुंडली हैं? दो। प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं लेकिन इसमें आ रहा है, तो ये कौन सी घटना हो गई? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है? अन्योन्य पर। एक नंबर का प्रश्न यहीं से बन जाता है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। और इसी में एक आया था जनित्र। तो जनित्र किस पर काम करता है? उसमें भी प्रेरण है, वो करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब ऑप्शन में देखोगे तो स्वप्रेरण भी मिलेगा, अन्योन्य प्रेरण भी मिलेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी मिलेगा, और इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे चार ऑप्शन दे दिया। तब आपको समझना है यदि जनित्र आए तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर आए तो अन्योन्य प्रेरण। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखना है। आप लोग को बात नहीं करना, बिल्कुल सामने देखो, समझो कुछ, ठीक है। समझ नहीं आया हो तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण तो समझ लिए, म्यूचुअल इंडक्शन वाला। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे? हाँ, एसी वोल्टेज इसमें लगाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इतना ही आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो तो? यदि प्राथमिक कुंडली में क्या लगाओगे? हाँ, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, है ना। क्या लगाना है? प्राथमिक कुंडली में क्या लगाना है? एसी वोल्टेज। जब एसी वोल्टेज लगाओगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्पन्न होगा। बस इतनी लाइन बोलना है। प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज लगाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी लाइन इसमें लिखना है। क्लियर हो गया? तो पहली लाइन बोलो, क्या लिखोगे? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। दूसरा हो गया, यदि हम प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली में फिर एसी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इफ एसी वोल्टेज अप्लाइड ऑन ए प्राइमरी कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब इसमें से चलते हैं। ये चित्र हो गया, चित्र के बारे में इतना ही भर लिखना और कुछ नहीं लिखना है। चित्र बनाओ और ये वाला सिद्धांत लिख देना। अगले स्टेप में देखो, मैं यहाँ पर हिंदी ना लिखूंगा, हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। इस रेसिपी के हिसाब से काम करेंगे। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। फैराडे का हम द्वितीय नियम पढ़े थे, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वही लगा रहे हैं। तो देखो ये लिख दिया हूँ, क्या लिखा है पढ़ तो दो। ES इक्वल टू माइनस NS और डी फाई अपॉन डी टी। ये हमको कहाँ से मिल रहा है? फैराडे के द्वितीय नियम से। वो सूत्र था E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। N नहीं था, लेकिन यदि फेरों की संख्या हो जाएगी तो N और आ जाएगा। S लगा है माने किसका हो गया? द्वितीयक, सेकेंडरी कॉइल का। क्लियर हुआ इतना? ये काम खत्म हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा हूँ, पर आपको लिखना ऐसे ही है। क्या? जैसे द्वितीयक लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो, केवल S की जगह सिर्फ क्या करना है? P। तो विरोधी विद्युत वाहक बल, जब उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो हम उसको विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, बैक ईएमएफ कहला गया। जैसे फिर से देखते हैं, ये द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाए। और जब प्राइमरी में ही होगा, उसी में हम धारा दे रहे हैं
और उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो उस सूत्र में क्या लिखूं अब बताओ, इसी को बदल देना है। वहां सूत्र लिखा है, क्या लिखा है, इसी सूत्र को लिखना है। क्या कर देंगे, EP बराबर माइनस NP और d फाई अपॉन dt। समझ में आया इतना? ठीक, तो ज्यादा कुछ नहीं है। जो पहला सूत्र है उसमें SS लिखा है और इसमें क्या क्या लिखा है, PP, प्राइमरी कॉइल का हो गया। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं। यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण ना हो, माने जितना चुंबकीय फ्लक्स इसका है पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स उसके भीतर घुस जाए, तब क्या होगा, तब जो विद्युत वाहक बल होगा वो वोल्टेज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको आपको लिखना है ऐसे, पूरा ये पूरा उतार दोगे ऐसे जैसे लिखा है। क्या लिखोगे, यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण ना हो तो ES बराबर VS एवं EP बराबर EP। वो उधर लिखा, मैं इधर नहीं लिख रहा हूं। तो ये जो मेरे पास फार्मूले हैं इसको बदल दो यार। ES का मान क्या हो गया, देखो यहाँ VS, और EP का मान क्या हो गया, VP। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, अब बताओ। हाँ, ये क्या लिख दूंगा, VS, और क्या हो जाएगा माइनस NS, और ये हो गया d फाई अपॉन dt। इसको पहला समीकरण दे देना। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? इसमें सिंपल सा है कि हम ES को क्या मान लिए हैं, VS। तो ये फार्मूला है, ES की जगह हम क्या लिखेंगे, VS, इसी में लिख रहा हूं। ठीक है, और EP को हमने क्या मान लिया है, VP। तो EP हटाओ, VP लिख दो, और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NP और d फाई अपॉन dt। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया इसमें? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग में फिर से बैठाना। पहले एक बार हमको क्या निकालना है, ES, फिर क्या निकालना है, EP, और फिर अगले स्टेप में EE को हटा के क्या लिख देना है, VB। ठीक है, अब हमको लिखना है यहाँ पर कि समीकरण 1 में हम 2 का क्या कर रहे हैं, भाग। तो यही लिख दोगे, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा देखना। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। थोड़ा भाग करना भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे कैसे आ गया, इतना सरल सा स्टेप रहता है। बराबर की इधर क्या लिखा है, VS, और इसके बराबर की इधर क्या लिखा है, VP। बस इसको अपॉन में जब हम भाग करेंगे तो इधर इधर का अलग करेंगे, उधर उधर का अलग करेंगे, इतना सा सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्या, VS अपॉन में क्या हो गया, VP। ये बराबर का इधर हो गया। ठीक है, बीच में लगा दिए बराबर। इसके बाद हमको पहला वाला इक्वेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस NS d फाई अपॉन dt। इतनी जगह बचा लोगे कि ये बराबर के बीच में डंडा आए, बड़ा वाला बटा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस NP और d फाई अपॉन क्या हो गया, dt। ठीक है, तो यहाँ देखिए VS अपॉन क्या है, VP। अब यहाँ कुछ कटने लायक है क्या, ये इसको और इसको काट देना है। माइनस माइनस ना काटना, ऐसे मन में ही काट लेना, नहीं ऐसे काटोगे तो वो प्लस बन जाएगा, फिर समझ में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, NS अपॉन NP। ये मैं दे दूंगा, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको तीसरा इक्वेशन निकालना है। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, अभी देखते जाओ, जगह कम है इसलिए। ठीक है, हाँ, अब अगला स्टेप समझते हैं। अगला स्टेप क्या बोलता है, देखो तो, ये भाग कर लिए ना, ये वाला स्टेप भी हो गया। अब बोलता है आदर्श स्थिति में द्वितीयक कुंडली में शक्ति बराबर क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली में शक्ति। ये हमको लिख देना हिंदी से। ठीक है, लिखने के बाद देखो शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर VI। क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यदि आप समझोगे तो कभी ना भूलेगा। ये VI बराबर में लिख दिया VI। अब मुझे इधर मैं क्या लिखा हूं, पढ़ो तो, इधर द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल का है, तो द्वितीय कुंडली के लिए S लिखते हैं कि P लिखते हैं, S। तो इसके नीचे भी S लिख दिया, इसके नीचे भी S लिख दिया, और इधर क्या, VI ये शक्ति का सूत्र है, P बराबर क्या होता है, VI, ये शक्ति का सूत्र है ना। हाँ, उसमें भी लगाऊंगा, ये प्राथमिक कुंडली के लिए तो PP लगा देंगे। शक्ति का सूत्र अभी हम शुरू से निकालते जाए हैं, L जोड़े हैं तो P बराबर VI किए थे, C जोड़े है ना, सबका निकाले है ना। तो
यहां पर शक्ति का सीधे मैं सूत्र लिख दिया हूं, पी नहीं लिखा, क्या लिखा हूं, वी आई। और शक्ति का मुझे सूत्र कितनी बार लिखना है, 2 बार, एक द्वितीयक कुंडली के लिए और एक प्राथमिक के लिए। तो जब द्वितीयक के लिए लिखेंगे तो एस एस लगा दिए, और प्राथमिक के लिए लिख देंगे पी पी लगा दिए। यदि मैं सिर्फ वी आई लिख दूंगा तो पता ही ना चलेगा ना कि प्राथमिक का है कि द्वितीयक का है। ठीक है, अब यहां से देखो ये हो जाएगा वी एस अपॉन में क्या हो गया, वी पी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। ये मेरा हो गया चौथा समीकरण, इससे ये निकाल देना। ठीक है, अब तीसरा और चौथा की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देते हैं, है ना। तीसरे और चौथे की क्या करेंगे, तुलना। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, 3 और 4 से। तो पहले 3 नंबर का देखो सब लोग, पूरा 3 नंबर का ऐसे उतार देना है जैसे लिखा है। क्या लिखा है देखो तो, वी एस अपॉन वी पी बराबर क्या है, एन एस अपॉन एन पी बराबर। अब समझना, अब हमको आ जाना है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, वी एस अपॉन वी पी, तो पहले से लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। अच्छा, दिमाग में कुछ लोग इसको अभी मैं बता दिया हूं, पर मेरे बताने के बाद भी गलती करोगे। क्या गलती कर दोगे, अरे सब में यस एस है, ये इसमें भी यस कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 में यस है और ऊपर क्या है, पी है, इसका उल्टा रिलेशन है। गलती लिख जाता है ऐसे कि इसमें भी यस, इसमें भी यस, इसमें भी का लगा दिए एस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको स्थापित करना है इसको।